तो शुरू से एक बार हम स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं ऑन था। ठीक है, हम ऑन करना बताइए। इट इज वेरी बैड। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी हम एआरटी के बारे में देख रहे हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में देख रहे हैं। और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में हम क्या देख रहे हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी असिस्टेंस, विच मीन्स रिप्रोडक्शन जो है, फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन जो है वो प्रेगनेंसी अचीव करवाने के लिए लेबोरेटरी कंडीशन में जो जो टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं एआरटी, यानी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम देख रहे थे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि लेबोरेटरी कंडीशन में अगर फर्टिलाइज किया जाए तो उसको हम कहेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसको हम क्या कहेंगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है। उसके बाद बाहर में स्पर्म और ओवम को बाहर में फर्टिलाइज करने के बाद उसको हम उस एम्ब्रियो को क्या करते हैं? उस एम्ब्रियो को हम ट्रांसफर कर देते हैं, अगर फीमेल बॉडी में, ठीक है, यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है। और इसी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी बाहर में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी बाहर में एम्ब्रियो बनाकर लेबोरेटरी कंडीशन में ही एम्ब्रियो बनाते हैं और उस एम्ब्रियो को और टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं या ट्यूब में बनाते हैं या कह सकते हैं कि हम किसी कंटेनर में बनाते हैं, ठीक है, किसी वेजल में बनाते हैं। तो उस वेजल से ही क्या करेंगे? इस वेजल में बनाएंगे और उसके बाद एम्ब्रियो जैसे ही बन जाएगा उसको हम क्या करेंगे? फीमेल यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे, उसी को कहेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर। या वैसे जिस तरह उस तरह से अगर बेबी बनता है तो उसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर यानी जिफ्ट। जिफ्ट किसको कहेंगे? जिफ्ट हम किसको कहेंगे? जिफ्ट मींस हमारे फीमेल से ओवम और मेल से स्पर्म को कलेक्ट करके जाइगोट बनाया जाता है लेबोरेटरी में। और जाइगोट को जब 8 ब्लास्टोमियर तक आ जाएगा या अर्ली एम्ब्रियो बनेगा, उस 8 ब्लास्टोमियर के स्टेज को हम क्या करेंगे? उठाकर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। और फिर फैलोपियन ट्यूब से क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब से वो मल्टीप्लाई होकर आपको सीधे यूट्राइन कैविटी में जाकर गिरेगा, ठीक है, और ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और आगे का प्रोसेस हो जाएगा। इसको कहेंगे हम जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। उसके बाद अगर मान के चलिए उसके बाद का सेल बन गया, एम्ब्रियो ही बन गया, उसको हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो को उठाकर हम क्या करेंगे? यूट्रस में डाल देंगे। उस कंडीशन को हम कहेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर लगभग दोनों सेम ही है। ठीक है। इन वाइवो फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? ठीक है, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन यानी एक ऐसा फर्टिलाइजेशन जो हमारे फीमेल के बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज किया जाए, उसी को हम कहेंगे इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बॉडी के अंदर स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन को हम क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर ही, फीमेल बॉडी के अंदर ही। ठीक है, यानी हो सकता है कि स्पर्म काउंट कम है या हो सकता है हेल्दी स्पर्म नहीं है, तो उस हेल्दी स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करके डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू उस ओवम के अंदर ही डायरेक्टली सेंड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, फर्टिलाइज करवा दिया जाता है फीमेल बॉडी में। उसको हम कहते हैं इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे देखेंगे गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। सो ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर, ट्रांसफर ऑफ ओवम, ट्रांसफर ऑफ ovum collected from a donor into fallopian tube, that is gift, gamete intrafallopian tube transfer of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted that। ठीक है, उसको हम कहते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। यानी क्या किया जाता है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर में क्या किया जाता है? ट्रांसफर ऑफ ओवम। ओवम को क्या किया जाता है? जो डोनेट करती है ओवम, यानी ऐसी फीमेल, ऐसी मदर जो कि जेनेटिक, ऐसी मदर जो कि कंसीव नहीं कर पाती है, लेकिन वो उनका जो यूट्रस है वहां पे इम्प्लांटेशन अच्छे से हो सकता है, उसके लिए केपेबल है। और ऐसी फीमेल
जो जिनका यूट्रस केपेबल नहीं है लेकिन वो ओवम रिलीज कर सकती है, इन दोनों को क्या किया जाता है, एक साथ लाया जाता है। और जो ओवम प्रोड्यूस कर सकती है उनका ओवम निकाल के, और जो यूट्रस में इम्प्लांटेशन अच्छे से हो सकता है उनके यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है फर्टिलाइज कराने के बाद। ठीक है, इसी को कहते हैं हमारे क्या, इसी को हम कहेंगे आपको गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। या ये भी, या फिर ये भी कहा जा सकता है, ये देखो इस टर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल है। इस टर्म को हम कह सकते हैं गैमीट यानी स्पर्म या फिर ओवम फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर ट्रांसफर किया जाता है डायरेक्टली गैमीट को, उसको हम कहते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, गिफ्ट। ठीक है, उसके बाद आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, स्पर्म को हम साइटोप्लाज्म यानी ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं स्पर्म को। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। Another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which sperm is directly injected into the ovum. Infertility cases, either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count is in the ejaculate, could be corrected by artificial insemination. इसके अलावा हमारा अगला टर्म है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या किया जाता है, मान के चलिए कि अगर स्पर्म काउंट सही नहीं है, या स्पर्म एजाकुलेट इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या स्पर्म इनफ अमाउंट में नहीं है, या हेल्दी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी से स्पर्म को डोनेट करने के लिए बोल सकते हैं। उस स्पर्म को लेकर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वजाइना में हम स्पर्म को इनोकुलेट कर सकते हैं आर्टिफिशियली, और उसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसी को कहते हैं हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। भाई देखो, ओवम को निकालने के लिए प्रोसीजर है, ओवम को निकालने के लिए कई सारे एस्पिरेटर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुका है, एस्पिरेटर नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुके हैं जो कि ओवम को हमारे बॉडी से रिमूव कर देते हैं, निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे टेक्निक है। अभी आपको ये सब चीजें नहीं पढ़ पाएंगे, आगे चल के आप लोग जब डॉक्टर बनेंगे तो खुद से बहुत सारे टेक्निक आप लोग करके देखेंगे ना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स है जिससे ये किए जाते हैं। ठीक है, दो ऑप्शंस आर मेनी, ऑल दिस टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसिशन सॉरी जो भी है। ठीक है, मतलब बहुत ही प्रिसाइज तरीके से यानी बहुत ही बारीकी से इसको हैंडल किया जाता है बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, बहुत ही हेवी इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, आप लोग देख ही रहे हो। Therefore, these facilities are presently available only in a few centers in our country. वेरी फ्यू सेंटर्स। बहुत ही इनफर्टिलिटी, हमारे जो फर्टिलिटी सेंटर होते हैं ये बहुत ही कम होते हैं। ऑफ कोर्स हमारे जो आस पड़ोस में फर्टिलिटी सेंटर के नाम से खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी या फर्टिलिटी सेंटर, बस नाम का फर्टिलिटी सेंटर होता है और बैठ जाते हैं। ये ऐसे ऐसे जगहों पर अब हमें नहीं जाना चाहिए जब तक वहां पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स नहीं है, एक्सपर्ट टेक्नीशियंस नहीं है। ठीक है, तो बिना ऐसे टेक्नीशियंस या एक्सपर्ट के हमें नहीं जाना चाहिए। पैसा भी आपका एक्सपेंसिव होगा, बहुत ज्यादा खर्च होगा और कुछ फायदा भी नहीं होगा। ठीक है, हमारे रिलेशन में ही कुछ ऐसे हैं लोग जो कि कई सालों से कई लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको बच्चा नहीं हुआ है, लास्ट में उन्होंने गोद लिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सपेंसिव है, लेकिन इसमें सक्सेस रेट कितना है, बहुत कम है। ठीक है, लेकिन ये किया जाता है अगर डॉक्टर सही एक्सपर्ट डॉक्टर है और सही तरीके से कर लेते हैं, प्रोसीजर फॉलो कर लेते हैं, प्रोसीजर सही से, तो वो जो है वो पॉसिबल करा सकते हैं। ऐसे कई सारे सेंटर्स वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे सक्सेसफुली ये सब किया जाता है। ठीक है, इंडिया में भी कई सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे ये सक्सेसफुली किया गया है इंडिया में। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें टेस्ट ट्यूब बेबी का, अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नाम हैं जो कि बताना बहुत जरूरी है, बताएंगे क्लास के लास्ट में। टेस्ट ट्यूब बेबी के कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बताएंगे। ठीक है, ओके, सो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से इसको करना पड़ता है प्रोफेशनल्स के मदद से, और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन इसमें लगता है। Therefore, these facilities are presently available only in very few centers in the country. Obviously, their benefits is affordable to only a limited number of people. ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसिव होता है इसलिए बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल ही इसको क्या कर सकते हैं, ये अफोर्ड कर सकते हैं।
Emotional, religious and social factors are also deterrents in the adoption of these methods. कई सारे ऐसे सोशल बिलीफ्स हैं जो कि ये रेस्क्यू बेबी नहीं अपनाते हैं. इमोशनल बिलीफ होता है, ठीक है, कई सारे बिलीफ होते हैं, ठीक है, कि हमारे यहाँ रेस्क्यू बेबी नहीं होता है. या फिर कुछ लोग देखो इस तरह से भी सोचते हैं लोग कि अगर बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी शादी कर लेंगे, ठीक है, तो इसीलिए ये बच्चा होना जरूरी हो जाता है. फीमेल्स पे स्ट्रेस होता है कि अगर बच्चा नहीं होता है तो मेल दूसरे शादी कर लेगा, क्योंकि क्या प्रॉब्लम ये नहीं, उसको नहीं पता होगा, घर वालों ये नहीं लगेगा लड़के में प्रॉब्लम है. उन लोगों को लड़के का लड़की में ही प्रॉब्लम है, लड़की बदल दो दूसरी शादी कर लो, जो है अब बच्चा हो जाएगा. लेकिन जब दूसरी शादी करके भी बच्चा नहीं होगा तब जाके पता चलेगा अरे प्रॉब्लम तो लड़के में था. अब क्या लड़की दूसरी शादी कर सकती है? तो ये अलाउड नहीं है. तो दिस इज बहुत ही घटिया समाज है हमारे आस पड़ोस में. इस सबसे हमें बचना चाहिए. हम ये जनरेशन ही अगले समाज को बदल सकता है. तो अब अपने आप में वो काबिलियत और लाइए और वो एजुकेशन लाइए अपने दिमाग में. अपने बच्चों को वो एजुकेट करिए, खुद को एजुकेट करिए, अपने पेरेंट्स को एजुकेट करिए, आस पड़ोस के लोगों को एजुकेट करिए. एक कहने का मतलब है कि एक एजुकेटेड पीपल अपने पूरे समाज को एजुकेटेड बना सकता है. तो आप लोग तो देखो अपने के समाज में कितने सारे एजुकेटेड अभी पैदा हो रहे हैं, तो अपने समाज को सुधारने का काम आप कर सकते हो. क्योंकि आगे चल के आप ही के बच्चे और पोते इस पूरे समाज में रहने वाले हैं. आप खुद रहने वाले हो अभी तो आप बच्चे हो अभी खुद, ठीक है, आपकी शादी होगी, आपके भी बच्चे होंगे, ठीक है, आपके बच्चे रहेंगे तो समाज सही रहेगा, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, तो समाज सुधारने का काम आप शुरू कर सकते हो. ठीक है. सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दीज प्रोसीजर्स इज टू हैव चिल्ड्रन, मतलब इस जितने भी हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे इस बाबा को जाकर मिलो, ये हमारे जो बाबा हैं या ऐसे भभूत फेंकेंगे कि बच्चा हो जाएगा, ये दवा लो, ये दवा से बच्चा हो जाएगा, ठीक है, इस जड़ी बूटी लो, इससे बच्चा हो जाएगा. गांव घर में बहुत सारे ऐसे बूढ़े हैं जो नुस्खे बताते हैं कि बच्चा पैदा करने के लिए इनसे मिलो. या फिर अगर देखा होगा अपने गांव की तरफ में जाइएगा तो गुप्त रोगों के लिए संपर्क करे बाबा आलम, ऐसा करके लिखा होता है दीवारों पे. ये सब बकवास है, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं भरोसा करना चाहिए. लेकिन ऐसे लोगों पे भरोसा करके लोग अपना जीवन खतरे में डालते हैं, ठीक है, अपना जीवन, अपना पैसा, अपना समय, सब कुछ खतरे में डालते हैं. तो इस सबसे बचना चाहिए, ठीक है. Anyways, in India we have many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. Or laws permit legal adoption and it is yet one of the best method of for couple looking for a parenthood. यानी ऐसे जो पेरेंट्स हो हैं जो कि जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? अडॉप्ट कर सकते हैं. बच्चा अडॉप्शन उनका सरकार फैसिलिटी देता है, जिससे आप बच्चे को क्या कर सकते हैं? अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है. चलो, तो हम क्या कर रहे हैं? अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं. क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले हैं. क्या? देखिए हम आपको बताते हैं क्या पढ़ने वाले हैं. आईवीएफ का हिस्ट्री क्या है? आईवीएफ के टेक्निक को डेवलप करने वाला साइंटिस्ट का नाम है पैट्रिक स्टेप्टो. पैट्रिक स्टेप्टो एंड रॉबर्ट एडवर्ड. रॉबर्ट एडवर्ड, इन्होंने 1978 में इस टेक्निक का शुरुआत किया था यूके में. कहां पे? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में टेक्निक का शुरुआत किया था. उसके बाद ये जो है वो फेमस हुआ और इंडिया में फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल रहा. और वो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है इंदिरा हिंदुजा. इंदिरा हिंदुजा, ठीक है. इंदिरा हिंदुजा 1986 में इंडिया में मुंबई में, ठीक है, ये कहां पे? मुंबई में सक्सेसफुली टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दी, ठीक है, मुंबई में. बल्कि जन्म दी बोल रहे हैं, एक इन्होंने किया, ठीक है, इंदिरा हिंदुजा 1986 में, ठीक है. और जो कोलकाता में एक हुआ, वैद्यनाथ चक्रवर्ती नाम है, 1986 में वैद्यनाथ चक्रवर्ती जो कोलकाता में हुआ था, ठीक है, 1986 में. सेम ईयर में कोलकाता में भी हुआ था, कोलकाता. और उनका नाम क्या था? उनका नाम था वैद्यनाथ वैद्यनाथ
चक्रवर्ती, चक्रवर्ती, ठीक है, 1986 में ही, सेम ईयर, कोलकाता में, बैद्यनाथ चक्रवर्ती। ऑलराइट, तो दिस इज द बेसिक सम हिस्ट्री, राइट। चलिए, तो टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि कौन, किसने ये सब सक्सेसफुली क्लिनिकल ट्रायल किसने किया, हु आई मीन द फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ द टेक्निक वाज कैरिड आउट इन इंडिया बाय इंदिरा हिंदुजा इन 1986 इन मुंबई एंड बैद्यनाथ चक्रवर्ती 1986 इन कोलकाता। ठीक है, चलो, तो ये था थोड़ा हिस्ट्री हमने बता दिया, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं समरी। क्या देखते हैं? समरी, यानी चैप्टर हमारा हो गया है खत्म, चैप्टर हमारा हो गया खत्म। हम एक बार समराइज कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में समरी दिया है, या फिर समरी आप लोग खुद पढ़ लो, ठीक है। चलो, समरी आप लोग खुद पढ़ लो, एक बार हम पढ़ ही लेते हैं। चलो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अच्छा ज्योग्राफी बताएं, अच्छा ठीक है, ज्योग्राफी बताते हैं। ज्योग्राफी ऐसा है कि इंडिया, हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में, ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट में हमारे जो इंडिया जो कंट्री है, कौन सा कंट्री है? इंडिया। जहाँ पे आपको इंडिया के वेस्टर्न साइड में एक कंट्री है, वेस्ट में, वेस्टर्न सदर्न कंट्री है, जिसको हम कहते हैं, या सदर्न कंट्री हम कह सकते हैं, सदर्न स्टेट, सॉरी नॉट कंट्री, सदर्न स्टेट में एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही हाई वेजिटेटिव रिच एक स्टेट है जिसका नाम है मुंबई। और उस मुंबई लोकेशन क्या है? मुंबई। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड आप होमवर्क के रूप में बना लेना कि मुंबई क्या एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, किस डायरेक्शन में है, ठीक है। वहां पे एक हमारे इंडिया का एक नागरिक, ठीक है, बैद्यनाथ चक्रवर्ती, उन्होंने कैरी आउट, बोल रहे हैं सॉरी, मुंबई में क्या नाम है? इंदुजा, इंदुजा ने कैरी आउट किया, ठीक है, 1986 में। क्लियर है? तो ये हमने बता दिया। और दूसरा हम एंगल देखे, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का लोकेशन, ज्योग्राफी का लोकेशन हमारा किस साइड में है? ईस्टर्न साइड में है, ईस्ट यानी हमारे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल ईस्टर्न साइड में है, वेस्ट बंगाल, बाप रे, बंगाल, ठीक है, बंगाल हमारे किस साइड में है? उत्तरी साइड में है, उत्तरी छोर में, भारत के उत्तरी छोर में एक बंगाल नाम का एक राज्य है, उस राज्य में ये ऐसा हुआ। ठीक है प्रियांशु, ज्योग्राफी हो गया। Reproductive health refers to a total well-being in all aspects of reproduction, physical, emotional, behavioral, and social. Our nation was the first nation in the world to initiate various action plans at national level towards attaining a reproductive healthy society. मैंने कहा था ना कि इंडिया is the first to start family planning वगैरह, तो वही मैं यहाँ पे बता रहा है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसको कह रहा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप लोग ध्यान से देखें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसको कहा जा रहा है यहाँ पे? टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक है, काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग मोस्ट पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एडोलेसेंस एंड associated changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted disease including AIDS etc. is the primary step towards reproductive health. यार ये सेम चीज को क्या रिपीट करें हम, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समरी को यही सेम चीज है, आप खुद पढ़ सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलो, तो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर हो चुका है खत्म। सीबीएसई वालों, या फिर जिसे जो यहाँ पे ऐसे हैं जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, सब लोग बोर्ड्स से यहाँ पे देंगे ही, इसीलिए काम करिएगा। यहाँ पे जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर, 12 क्वेश्चन है, इन 12 क्वेश्चन का आंसर मुझे लिखकर भेज दीजिएगा, ठीक है। कल कल तक मुझे आ जाना चाहिए सारे, इस 12 क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल जाना चाहिए। इसके अलावा इसके पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है उसमें भी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे उसका भी आंसर मुझे भेज दीजिएगा। सो दोनों का आंसर मुझे एक काम करिए, संडे तक टाइम ले लीजिए, और संडे तक टाइम लेकर मुझे संडे तक ये दोनों चैप्टर, ठीक है, संडे तक टाइम ले लीजिए, संडे तक ये दोनों चैप्टर को भेज दीजिए, ठीक है, लिखकर। आपको टेस्ट फ्राइडे के दिन है ना, फ्राइडे के दिन टेस्ट है, आप ये मुझे भेज सकते हैं संडे को, डोंट वरी, ठीक है। तो संडे के दिन या फिर कोई एक चैप्टर का, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ही अभी भेजो, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ही मुझे संडे के दिन सारे क्वेश्चन का आंसर भेज दो, ठीक है।
हैं? अच्छा थर्सडे को है, तब तो और बेहतर है। ठीक है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन टाइम मिल जाएगा आप लोगों को। सैटरडे के दिन इंडिपेंडेंस डे है, वैसे भी क्लास नहीं होगा उस दिन, छुट्टी होगा। ठीक है, तो 2 दिन बैठकर आराम से कर सकते हो। तो मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। संडे रात या शाम 6 बजे से पहले मुझे सारा सबको सबका मिल जाना चाहिए। अभी 20 लोगों ने क्लास किया, 20 लोगों का मुझे मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर सही नहीं होगा, फिर पेरेंट्स को फोन चला जाएगा, याद रखिए। ठीक है, चलो। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, जिंदगी की न टूटे लड़ी। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। सब कोर्स लिखेगा, हम भूलेंगे थोड़ी। क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखो, क्वेश्चन डिस्कशन के नाम से सब गायब होने लगे। वाह, इसी को कहते हैं पढ़ने वाले बच्चे। यही है सारे पढ़ने वाले जो चले गए हैं। बाकी सब तो गधे हैं, टाइम पास के लिए आते हैं। क्या बात है, दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। ऐसे ही डेडिकेशन के साथ आप लोग रहिएगा, मजा आ जाएगा। ये प्रभु, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, है ना।